हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th का जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ था उसके लिए चैप्टर नंबर 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 का लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गया। यानी इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर देख चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 से चलेंगे और आज यह चैप्टर खत्म हो जाएगा आप लोग का, यानी ये प्रश्नावली जो 1.2 है वो खत्म हो जाएगा। चलिए तो हम लोग चालू करते हैं। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करेंगे। हम लोग क्या देख रहे हैं, तो प्रश्नावली 1.2 देख रहे हैं और आप लोग को यह फॉर्मूला हम दिए थे जो आप लोग को याद होना चाहिए, यानी जो दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होगा, या आप लोग इसी को इसी प्रकार से कर सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये आप लोग को रटा रटाया होना चाहिए क्योंकि इस पे ये 4 लेक्चर आप लोग देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा, यानी क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो पूरा इसी पे आधारित था, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी पे आधारित था। तो आप लोग समझ गए होंगे इस फार्मूला को, यानी रट लिए होंगे फार्मूला। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 से यानी 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, और आप लोग फैक्टर तोड़ना सीख गए होंगे। फैक्टर का अर्थ होता है क्या, तो भाग देना आप लोग सीख गए होंगे। जो एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं वो आप लोग सीख गए होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा हम क्या किए हैं, तो प्रश्नावली 1.2 जो था वो फैक्टर वाला ही था और फैक्टर तोड़ के ही हम लोग सॉल्व किए थे। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। क्या कहा जा रहा है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया गया, यानी एचसीएफ 9 दिया गया 306 का और 657 का। उसके बाद एलसीएम 306 और 300 ये 657 का क्या होगा, यानी यही फॉर्मूला पे यह क्वेश्चन बनेगा। ये एचसीएफ दिया गया है और दोनों संख्या भी दिया गया है और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एच सी एफ बराबर कितना दिया गया है 9 और संख्या ए गुने बी बराबर कितना दिया गया है, तो ये 306 गुने 657 दिया गया है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कितना दिया गया है, 306 दिया गया है। और ये यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना कितना दिया गया है, 306 पहली संख्या, दूसरी संख्या 357 दिया गया है, सॉरी 657 दिया गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये जो फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एलसीएम या ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे हल और सॉल्व करेंगे। ये एकदम हौला क्वेश्चन है, यानी हलवा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखते मात्र बना देंगे। तो क्या है फॉर्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने एचसीएफ सीएफ गुने एलसीएम एलसीएम। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे सभी का मान बैठाते चलेंगे। तो ए का मान कितना है, 306 है। उसी प्रकार से बी का मान कितना है, तो 657 है, 57 बराबर एचसीएफ का मान 9 दिया गया गुने एलसीएम। चलिए इसको काटते हैं। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, 9 से काटेंगे 9 तिया 27 यानी 3, और यहाँ पे 3 बच गया, 9 तिया 27 यानी 30 में से जो 27 घटाएंगे 3 बचा, और 3 पे 6 देंगे तो 36, और 9 चौका 36 यानी 34 बार में यह कट जाएगा। 9 से काटेंगे तो 306 जो है वो 34 बार में कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 34 गुने 6 5 7 बराबर का एलसीएम। चलिए एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पे गुना कर लेते, 657 को हम लोग 34 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, तो 34 से गुना करेंगे, और 34 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौका 28 और 7 चौका 28, उसके बाद 5 चौका 20 और 2 22 आ जाएगा, 5 चौका 20 2 22, उसके बाद 4 6 चौक 24 और ये 2 कितना आ जाएगा 26। उस प्रकार से फिर 3 से हम गुना करेंगे तो 7 या 21 आ जाएगा, यानी 7 या 21 का 1। उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 या 15 और 2 17, 6 का 18 1 19, ये हम लोग का आ जाएगा। तो 8 3 7 6 13 का 3
9 2 11 और 1 12 और ये क्या है, 1 और 1 2, यानी कितना आ जाएगा एलसीएम बराबर 22 33 8, यानी 22 33 8 जो है ये हम लोग का एलसीएम आ जाएगा। क्या पहली संख्या कितना है 306 है, दूसरी संख्या कितना है तो ये 657 है, एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम कितना है तो एलसीएम है आप लोग देख सकते हैं 22,300 क्या 22,338 यानी 22,338 ये इसका एलसीएम आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं ना हुई, कितना आसान क्वेश्चन है। ये फैक्टर भी टूटा टूटा है, सिर्फ फॉर्मूला में दिए और बना दिए। तो यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को आप लोग शेयर थोड़ा कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ जाए। ले लिए स्क्रीनशॉट, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे आप लोग। 5 क्या कहा जा रहा है, 5 क्वेश्चन शब्दों के माध्यम से बनाने वाला क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को समझने में परेशानी हो सकती है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन 5 भी है। उसमें भी थोड़ा 2 लाइन आप लोग लिखेंगे और वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या मात्र 2 लाइन लिखेंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि हम जो पिछले साल भी पढ़ाए थे बच्चे सबको, तो ये इसका जो यानी वो प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें बच्चे लोग को परेशानी होती थी, क्योंकि बच्चे लोग क्या कर रहे थे उसमें शब्दों के माध्यम से लिख नहीं पा रहे थे। वो क्वेश्चन बना ले रहे थे लेकिन शब्दों के माध्यम से लिख नहीं पा रहे थे, यानी क्वेश्चन को शब्दों के माध्यम से उतार नहीं पा रहे थे। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 5वां क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 और उसके बाद क्या पावर में n अंक 0 पर समाप्त होता है कि नहीं, यानी 6 का जो पावर है वो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। 6 के पावर में 2 भी दे सकते, 3 भी दे सकते, यानी स्क्वायर भी कर सकते, क्यूब भी कर सकते, 10 भी ले सकते, 20 भी ले सकते, पावर में कुछ भी ले सकते हैं। और क्या हो सकता है कि 0 पर समाप्त होगा कि नहीं ये कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं 0 पे समाप्त होगा कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोग का 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्या कहा जा रहा है 6 का जो स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए 0 पर समाप्त होना चाहिए। क्या 0 पर समाप्त होगा, ये 6 का स्क्वायर है जो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, पर समाप्त समाप्त होगा कि नहीं, कि नहीं, ये हम लोग से क्वेश्चन में कहा जा रहा है। यानी जो 6 का पावर n 6 के ऊपर कोई भी n यानी प्राकृत संख्या लेंगे वो क्या हो सकता है, वो 0 पे समाप्त होगा कि नहीं, ये हम लोग से कहा जा रहा है। तो लिखेंगे हल। और उससे पहले आप लोग को कुछ बता देना चाहते हैं कि आप लोग को कल भी हम बताए थे जो 0 यानी 0 कोई भी संख्या में 0 होगा अंत में, तो वो संख्या किसमें उस संख्या में किससे भाग लग सकता है, या तो क्या एक उस संख्या में कितना आ सकता है 5 और 2 आएगा ही आएगा। कोई भी संख्या में आप लोग गुना के ये क्या कर दीजिएगा तो फैक्टर तोड़िएगा, यानी अंत में 0 होगा कोई भी संख्या का, तो उसका क्या करेंगे फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 5 आएगा ही आएगा। जैसे हम लोग क्या लेते हैं 40 40 ले लेते, 40 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार में लगाएंगे तो 20, फिर 2 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, फिर 2 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी 5 और 2 एक बार आ रहा है ही आ रहा है। किसी भी संख्या के अंत में 0 होगा तो उसको उसका जो फैक्टर तोड़ेंगे वो उसका फैक्टर में 2 और 5 गुणनखंड में आएगा ही आएगा, यानी फैक्टर को ही गुणनखंड कहते हैं हिंदी में। तो वो जो गुणनखंड में क्या आएगा ये जो है 2 और 5 आएगा ही आएगा। तो चलिए ये जो 6 के पावर में जो n है वो ये आता है कि नहीं, इस रूल को फॉलो करता है कि नहीं वो देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिख लेंगे और लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे यदि किसी संख्या को 0 पर समाप्त हो, यदि कोई संख्या कोई लिख देते हैं तो आसान होगा। यदि कोई संख्या
या किसी संख्या को 0 पर समाप्त होना है तो यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसमें उसके गुणनखंड में 2,5 से यानी 2 गुने 5 आएगा ही आएगा। यानी यहाँ पे क्या लिखते थे, यदि किसी संख्या को 0 पर समाप्त होना है तो 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या जो है वो 0 पर समाप्त, चलिए लिख देते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे थोड़ा लिखने में परेशानी हो रही। यदि कोई संख्या या किसी संख्या कोई संख्या 0 संख्या संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड में गुणनखंड में 2 गुने 5 कम से कम एक बार आएगा ही, एक बार क्या आएगा, एक बार आएगा, कम से कम एक बार आएगा ही आएगा, ये क्या आ जाएगा, कम से कम एक बार आएगा ही आएगा, ये जो है 2,5। तो चलिए ये जो 6 जो है, ये 6 हम लोग देख लेते हैं कि 6 जो है वो 2,5 के रूप में आता है कि नहीं, यानी 2,5 के रूप में फैक्टर इसका आता है कि नहीं। तो देखेंगे 6 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 6 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 3 गुने 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 गुने 3 आएगा। तो ये क्या आ रहा है, तो इस रूप में नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, इस रूप में नहीं आ रहा है, यानी 2 गुने 5 के रूप में नहीं आ रहा है 6 का फैक्टर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं 6n, यानी 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड क्या, 6 का गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में नहीं है, इसलिए 6n, क्या 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता या सकती है। ये आप लोग लिखेंगे क्या, ये 0 पर समाप्त होने के लिए किस रूप में होना चाहिए, तो 2 गुने 5 के रूप में आना चाहिए। कम से कम एक बार फैक्टर में 2 गुने 5 आएगा, लेकिन ये जो 6 है वो 6 का गुणनखंड जो 2 गुने 5 के रूप में नहीं हो रहा है, इसीलिए 6 का यानी 6 का पावर जो n है कभी भी 0 के रूप में यानी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, ये आप लोग लिख देंगे तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये आप लोग को 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं। चलिए मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा दे। चलिए मिटाते हैं और छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसमें भी हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे और सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे और लिखेंगे। छठा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और उसमें भी जांच करने के लिए कहा जा रहा है। छठा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जांच करने के लिए। तो जांच करके बताएंगे कि क्या
वो हो सकता है कि नहीं। तो छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? व्याख्या कीजिए कि जो दिया गया संख्या इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। यानी क्या कहा जा रहा है, जो दो संख्या दिया गया वो भाज्य संख्या है, और है तो क्यों है, यानी है और क्यों है ये कहा जा रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है? पहला है 7 × 11 × 13 गुने 13 + 13, और ये जो क्वेश्चन है 7 × 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस का 5, यह हम लोग का क्वेश्चन दिया गया। और क्या कहा जा रहा है कि भाज्य संख्या है, यानी यह भाज्य संख्या है, तो यह क्यों है भाज्य संख्या। तो चलिए भाज्य संख्या क्यों है इसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले आप लोग को हम बता देते हैं कि भाज्य संख्या होता क्यों है। भाज्य संख्या क्यों होता है? तो भाज्य संख्या में कम से कम क्या होना चाहिए? कोई भी संख्या, कोई भी भाज्य संख्या, कोई भी संख्या भाज्य, कोई भी संख्या क्या भाज्य तभी होगा जब उसका फैक्टर में, जब उसका गुणनखंड में कम से कम 3 संख्या है। क्या? 3 फैक्टर है, 3 संख्या आए। ये जो 3 संख्या कम से कम आना चाहिए। जैसे आप लोग को हम बताए थे, क्या कोई संख्या आप लोग को बताए थे, जैसे क्या होता है, जो अभाज्य संख्या होता है वो क्या करता है, तो स्वयं से और 1 से भाग लगाता है। क्या होता है? कोई भी अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य, उसमें क्या होगा, तो स्वयं से लगेगा। जैसे क्या 23 लेंगे तो स्वयं से इसमें लगेगा 23 और 1 से लगेगा। लेकिन भाज्य संख्या में क्या होगा? भाज्य संख्या जो होगा, जैसे क्या भाज्य संख्या 8 ले लेते हैं, तो 8 का आप लोग फैक्टर करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 से लगाएंगे तो 4 आएगा, और 2 से लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। यानी देख रहे हैं क्या, एक संख्या और एक बार फिर से लगाएंगे 2 से तो यह 1 आ जाएगा। यानी 2, 3 और 4 संख्या से लग रहा है 8। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। कितना होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो इसका जो हम लोग तोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके रूप में आना चाहिए। जब भाज्य संख्या होगा तो इसके रूप में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो है क्यों है वही लिखेंगे। यानी ये जो भाज्य संख्या क्यों है वही लिखेंगे, क्योंकि यह रूल फॉलो करता होगा तो यह भाज्य संख्या होगा। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या है यहाँ पे, जो ये जो है ना क्वेश्चन, इसको लिखेंगे हल और यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये भाज्य अभाज्य जो है इसको मिटा लेते हैं और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये क्वेश्चन कितना है, 7 × 11 × 13 प्लस का 13 है। ये जो है ना, इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा है, दोनों में 13 कॉमन, 13 को कॉमन ले लेंगे और जो बचा है उसको लिख देंगे 7 × 11। उसके बाद गुने का 1 आ जाएगा। क्या? गुने का 1, क्योंकि ये 13 इधर आ गया और ये जो प्लस का 13 है, 13 का यहाँ पे प्लस का 1 कर देंगे, ये आ गया। तो यहाँ से 13 और इसको गुना करेंगे 11 × 7 = 77 प्लस का 1, कितना आ जाएगा? 11 × 7 = 77 प्लस का 1। उसके बाद कितना आ जाएगा? 13 गुने ये 78 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आप लोग कहेंगे कि सर इसमें तो 2 ही संख्या है, तो इसका क्या होगा? यह तो इस रूल को नहीं फॉलो करता है, तो यह एक भाज्य संख्या नहीं होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 78 × 1 भी कर सकते हैं, या आप लोग 78 का जो यह 78 है इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो बहुत सारा आ जाएगा, वो आप लोग कर देंगे। तो 3 से कम 3 और 3 से अधिक जितना जा सके वो क्या होगा, तो वो भाज्य संख्या के रूप में आ जाएगा। 3 से अधिक हो जाएगा तो वो भाज्य की संख्या के रूप में आ जाएगा। 3 या 3 से अधिक
क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। तो देखेंगे 1 से लगाएंगे तो ये 3 हो गया, यानी 3 हो गया, या आप लोग 78 का तोड़ेंगे तो इससे अधिक भी हो जाएगा। उसी प्रकार से लिखेंगे। और क्या है, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है 7 गुने 6, ये क्वेश्चन हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 कॉमन है, देखेंगे इस साइड भी 5 है और इस साइड भी 5 है, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं, जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं। 7 गुने 6 गुने 5 को ले लिए हैं तो 4, उसके बाद 3 गुने का 2 गुने का 1 प्लस का 1, क्योंकि 5 ले लिए हैं तो 5 कॉमन लिए तो 5 1 5 यानी 1 प्लस का हो जाएगा। तो 5 इंटू ये 7, क्या इसको गुना करेंगे तो 7 छक 42 यानी 42, और यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से गुना कर 3 दूनी 6 6 त्रिक 24 24 और प्लस का 1। ये यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, यहाँ तक किसी प्रकार की परेशानी नहीं ना हो रही है। चलिए तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, एस यानी ये सॉरी 5 है तो 5 ये कर देंगे और गुना कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 24 को 42 से गुना कीजिएगा, 24 को 42 से, 24 और 42, 4 दूनी 8 और क्या है 4 चौका 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 8 6 4 10 का 0 और 9 1 10, 1000 1008 आ गया प्लस का 1, इतना आया। अब इसको क्या करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे 6 4 10, गुना सही हुआ है कि नहीं ये देख लेंगे आप लोग, तो कितना आ जाएगा, ये 0 0 9 आ जाएगा, एक जोड़ दिया 9 और उसके बाद गुना कर देंगे 1 से, तो यह भी ये क्या आ रहा है, इसके रूप में आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो आप लोग 109 ये जो 1009 है उसका आप लोग फैक्टर तोड़ देंगे, क्या कर देंगे 1000 जो 9 है उसका आप लोग फैक्टर तोड़ देंगे, तो यह सोल्व हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यह सोल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ तक आप लोग कर लेने के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि यह क्या कर रहा है, चूंकि यह भाज्य संख्या होने के लिए जो 3 गुणनखंड होनी चाहिए इसमें है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्या क्या लिखेंगे, जो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे अतः लिख देंगे, उसके बाद ये जो फैक्टर तोड़ लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, अतः इसमें जो भाज्य संख्या होने के लिए 3 गुणनखंड होना चाहिए, कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, वो 3 गुणनखंड इसमें है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है, यानी ये दोनों क्या है, भाज्य संख्या है। आप लोग ये इतना लिख दीजिएगा, और यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग को इसमें भी 2 नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन इसका बचा है जो हम अगले वीडियो में एक सेपरेट वीडियो में कर देंगे। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। जितने भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे तक यह वीडियो जाए और उनकी तैयारी अच्छी हो सके।